नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रकस ज्ञान गंगा। ज्ञान, इतिहास, संस्कृति और भारतीय सभ्यता की गहराई में उतरने वाला एक अनोखा चैनल। अगर आप इतिहास को सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हैं, अगर आप उन कहानियों को सुनना चाहते हैं जिन्होंने भारत को झकझोरा, बदला और फिर से उठ खड़ा होने की ताकत दी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज्ञान की इस अनंत यात्रा में शामिल हो जाएं। आज हम लेकर आए हैं एक विशिष्ट ऑडियो बुक, भारत में औद्योगिक क्रांति का इतिहास, जो सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि उस महान संघर्ष की कहानी है जिसने हमें आज का भारत दिया। तो आइए समय की धूल हटाते हैं और भारत की औद्योगिक क्रांति के विशाल ग्रंथ के पन्ने खोलते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास अगर किसी एक शब्द में समेटना हो तो वह शब्द है परिवर्तन। और इसी परिवर्तन का सबसे बड़ा मोड़ था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लेकिन यह कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं है। यह कहानी है मानव बुद्धि, परिश्रम, संघर्ष और सपनों की। यह कहानी है कि कैसे दुनिया की दिशा बदली, कैसे खेतों में काम करने वाला इंसान कारखानों में मशीनें चलाने लगा, कैसे हाथों से होने वाला काम भाप, कोयला और बिजली के सहारे एक पल में बदल गया। और इसी महान बदलाव ने आखिरकार भारत की तकदीर को भी बदल दिया। भारत उद्योग की मिट्टी, सभ्यता की धड़कन। बहुत लोग मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति पश्चिम से शुरू हुई। बिल्कुल सही। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उद्योग की आत्मा भारत में पहले से जीवित थी। क्योंकि भारत कोई साधारण भूमि नहीं। यह मिट्टी ऐसे ऐसे कारीगर पैदा करती रही है जिनकी कला देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती थी। सिंधु घाटी की भट्टियां, लोहे की ढलाई, वस्त्र निर्माण, जहाज और पतवार, शिल्प, मूर्ति, धातुकला, कृषि आधारित औजार। दुनिया तो उद्योग सीख रही थी और भारत कई जगहों पर उसे पहले से जी रहा था। कभी बंगाल की मलमल हवा से भी हल्की होती थी, कभी दक्षिण भारत के स्टील को दुनिया वूट स्टील कहकर खरीदती थी, कभी कश्मीर के शॉल यूरोप के राजमहलों में पहनी जाती थी। यह भारत की प्राकृतिक औद्योगिक ताकत थी। लेकिन मशीनों से चलने वाली आधुनिक औद्योगिक क्रांति ने दुनिया में एक ऐसी दौड़ शुरू की जिसने भारत के इस प्राचीन औद्योगिक संतुलन को हिला दिया। औद्योगिक क्रांति की जड़ें दुनिया कैसे बदल रही थी। 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में एक ऐसा बदलाव शुरू हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता को रातों रात बदल दिया। यह बदलाव किसी एक मशीन, एक व्यक्ति या एक खोज से नहीं आया। यह एक श्रृंखला थी नवाचारों, खोजों, प्रयोगों, पागलपन भरी हिम्मतों और क्रांतिकारी सोचों की। और इस बदलाव की शुरुआत हुई 3 मुख्य चीजों से। 1. कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। फसलें बढ़ने लगीं, किसानों को अतिरिक्त अनाज मिला, लोग गांव से शहरों की ओर आने लगे, काम की तलाश बढ़ी और शहर बनने लगे जैसे नई सभ्यताएं तैयार हो रही हों। 2. तकनीक की खोजें, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस। स्पिनिंग जेनी धागा तेजी से बनने लगा, भाप इंजन शक्ति का नया युग शुरू, पावर लूम कपड़े बिजली जैसी गति से बनने लगे, कोयले का इस्तेमाल, ऊर्जा का विस्फोट। ये मशीनें सिर्फ मशीनें नहीं थीं, ये इतिहास की दिशा बदलने वाली चिंगारियां थीं। 3. पूंजी, व्यापार और उपनिवेश। यूरोप के पास पैसा था, उन्हें संसाधन चाहिए थे और उनके सामने था भारत, जो संसाधनों का एक अनंत खजाना था। कपास, मसाले, रेशम, कपड़ा, खनिज, जड़ी बूटियां और सबसे बड़ा विशाल श्रम बल। औद्योगिक क्रांति का इंजन चलने के लिए
जिस ईंधन की जरूरत थी वह यूरोप को भारत और एशिया से मिलने लगा। भाग 1 का शक्तिशाली सार, ऑडियो बुक स्टाइल फ्लो। दुनिया बदल रही थी, मशीनें बढ़ रही थीं, शहर फैल रहे थे, लोग गांव छोड़ रहे थे, व्यापार तेज हो रहा था और इस बदलती दुनिया की सबसे जरूरी कड़ी थी भारत। औद्योगिक क्रांति का पूरा वैश्विक ढांचा भारत के संसाधनों पर खड़ा होने लगा। अब आने वाले भाग में हम समझेंगे कि यह क्रांति भारत को कैसे छूती है, कैसे बदल देती है और कैसे भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। सी भारत और ब्रिटिश औद्योगिक विस्तार का टकराव। 18वीं सदी में इंग्लैंड में मशीनें जन्म ले रही थी। स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन, ये सिर्फ खोज नहीं थी, ये शक्ति थी। ऐसी शक्ति जिसने उत्पादन को हाथों की गति से भाप की रफ्तार तक पहुंचा दिया। और जब यूरोप यह ताकत हासिल कर रहा था, उसी समय भारत दुनिया के कपड़ा व्यापार का सम्राट था। ढाका की मलमल, काशी का रेशम, सूरत के ब्रोकेड, मसूलीपट्टनम के कपास, कश्मीर के पश्मीना, हर बाजार में भारत की बुनाई का जादू छाया हुआ था। भारत की हस्तकला यूरोप के लिए समस्या बन चुकी थी, क्योंकि यूरोप मशीनों से कपड़ा बनाकर बाजार जीतना चाहता था, लेकिन भारत के हाथ से बने कपड़े उन मशीनों से भी बेहतर थे। यही वह बिंदु था जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भारत के लिए विनाश की शुरुआत बन गई। हस्तकला का पतन, मशीन बनाम मनुष्य की लड़ाई। ब्रिटिश शासन ने देखते ही देखते भारत की कपड़ा उद्योग पर 3 बड़े वार किए। पहला वार, भारतीय वस्त्रों पर भारी टैक्स। भारतीय कपड़े यूरोप में बेचे जाए तो उन पर इतना टैक्स लगा दिया जाता कि वे महंगे हो जाते और यूरोप की मशीन से बने घटिया कपड़े सस्ते लगने लगते, यानी विदेशी बाजार भारत से छीन लिए गए। दूसरा वार, ब्रिटिश मशीनें भारत के बाजारों में उतार दी। भारत के स्थानीय बाजारों में सस्ते मशीन निर्मित कपड़े भेजे गए। लागत कम, उत्पादन तेज और स्थानीय बुनकर धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे। तीसरा वार, कच्चा माल भारत से ले जाओ, तैयार माल भारत में बेचो। यह सबसे बड़ा खेल था। कपास भारत से सस्ते में खरीद लो, इंग्लैंड ले जाओ, मशीनों से कपड़ा बनाओ और फिर वही कपड़ा भारत में महंगे में बेचो। इस चक्र ने भारत की कच्चा माल अर्थव्यवस्था, हस्तकला, स्वावलंबन, गांव की अर्थव्यवस्था सबको जड़ से हिला दिया। भारत की बुनकर संस्कृति का टूटना यह सिर्फ उद्योग का पतन नहीं था, यह भारत की आत्मा का पतन था। गांवों की गली-गली में करघों की आवाज गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। बुनकर, जो कभी राजाओं के लिए वस्त्र बनाते थे, अब खाना कमाने के लिए मजदूरी खोज रहे थे। कई जगह बुनकरों के करघे तोड़े गए। पंजाब और बंगाल में बुनकरों की अंगुलियां काटे जाने के कई भयानक विवरण मिलते हैं, ताकि वे फिर न बुन सकें। औद्योगिक क्रांति की चमक भारत के लिए अंधेरा बन गई थी। रेलवे, विकास या नियंत्रण। जब ब्रिटिश भारत में रेलवे लेकर आए, उन्होंने कहा, यह विकास है। लेकिन असल में रेलवे एक हथियार था, कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने का हथियार, सैनिकों को तुरंत भेजने का हथियार, भारत के हर संसाधन पर पकड़ बनाने का हथियार। रेलवे भारत के लिए विकास का वाहन नहीं था, यह भारत पर नियंत्रण का जाल था। फिर भी बाद में इसी रेलवे ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति दी। यही विरोधाभास इतिहास को रोचक बनाता है।
भारत की अर्थव्यवस्था क्यों हिल गई? यूरोप पहले उद्योग सीख रहा था, फिर उद्योग फैला रहा था और अंत में उत्पादन की मशीन से दुनिया पर कब्जा जमा रहा था। भारत इसके बीच में फंस गया। भारत के लोग मेहनती थे, लेकिन मशीनें उनसे तेज थीं। भारत के कारीगर कुशल थे, लेकिन मशीनें सस्ती थीं। भारत के बाजार विशाल थे और मशीनें उसी बाजार पर कब्जा कर रही थीं। यही वह समय था जब भारत की समृद्धि से गरीबी की ओर यात्रा शुरू हुई। यूरोप का विकास भारत का दोहन। इतिहास की एक बड़ी सच्चाई यह है, औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को अमीर बनाया और भारत को गरीब। 1750 में भारत दुनिया की जीडीपी का 24% था। 1900 तक यह गिरकर 4% रह गया। इस गिरावट का एक ही कारण था, भारत के संसाधनों का विशाल शोषण। कपड़ा उद्योग नष्ट, लघु उद्योग ढह गए, कारीगर बेरोजगार, कृषि पर बोझ, भारी कर, कच्चा माल बाहर, तैयार माल अंदर। यह आर्थिक मॉडल भारत को उद्योग से दूर ले जाने वाला मॉडल था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इतिहास का सौंदर्य यह है कि हर अंधेरे दौर के बाद एक जागरण आता है, और भारत का जागरण शुरू हुआ 19वीं और 20वीं सदी में, जब भारत ने पहली बार औद्योगिक क्रांति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की। टाटा आयरन एंड स्टील, स्वदेशी आंदोलन, हथकरघा पुनर्जागरण, मशीनों पर भारतीय पकड़, शिक्षित युवा, नई औद्योगिक सोच। भारत फिर उठने लगा। भाग 3 में हम देखेंगे भारत कैसे इस औद्योगिक संघर्ष से उठता है, कौन कौन से आंदोलन, नेता, उद्योगपति और कारीगर भारत को फिर जीवित करते हैं, और कैसे आधुनिक भारत की नींव पड़ती है। भाग 3, भारत का औद्योगिक पुनर्जागरण, स्वदेशी से स्टील तक, अंधेरे के बाद रोशनी की शुरुआत। 18वीं और 19वीं सदी का भारत विनाश के साए से गुजर रहा था। हस्तकला टूट चुकी थी, बुनकर गरीबी में थे, उद्योग खत्म, व्यापार लूटा जा रहा था, खेती पर भारी कर, ब्रिटिश मशीनें हर बाजार में। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा नियम यही है, हर विनाश एक नई चेतना को जन्म देता है, और वह चेतना भारत में जन्म ले चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन, उद्योग की आत्मा का पुनर्जागरण। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन यह विभाजन राजनीतिक कम, आर्थिक अधिक था। ब्रिटिश यह चाहते थे कि बंगाल की बढ़ती बौद्धिकता टूट जाए और उभरता राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाए। लेकिन हुआ उल्टा। उस वर्ष भारत में एक ज्वालामुखी फटा, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं था, यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उद्घोष था। स्वदेशी ने भारत को 4 महत्वपूर्ण संदेश दिए। 1. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में बने कपड़े, चीनी, नमक, कागज, सबका बहिष्कार। लोगों ने यूरोपीय कपड़े जलाए, घर घर में चूल्हों की जगह चरखे चलने लगे। 2. भारतीय वस्तुएं अपनाओ। चरखा राष्ट्रीय प्रतीक बन गया। कपास काटना एक आध्यात्मिक कर्तव्य हो गया। हर गांव, हर कस्बा, हर शहर उद्योग की इस आत्मा को फिर से जगाने लगा। 3. भारतीय उद्योगों को पुनर्जीवित करो। स्वदेशी उद्योग एक नया शब्द बन गया। साबुन फैक्ट्रियां, तेल मिले, स्वदेशी कपड़ा मिले, कागज उद्योग, बैंक, लघु उद्योग, भारतीय पूंजी जाग उठी। 4.
भारत की आर्थिक सोच का पुनर्जागरण। भारतीय समाज पहली बार यह समझने लगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी टिकेगी जब आर्थिक स्वतंत्रता मौजूद होगी। इसी आंदोलन ने आगे चलकर राष्ट्रवाद के आर्थिक स्वरूप को जन्म दिया। टाटा आयरन एंड स्टील आधुनिक भारत का पहला औद्योगिक चमत्कार। जब भारत में सब कुछ गिर रहा था, एक व्यक्ति देश को उठाने के लिए तैयार हो चुका था। उनका नाम था जमशेदजी टाटा। उन्होंने एक सपना देखा, भारत का स्टील भारत की माटी से बनेगा। यही सपना आगे चलकर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को बना। 1907 में झारखंड के साकची में एक ऐसे कारखाने की नींव रखी गई जो समय के साथ आधुनिक भारत का मेरुदंड बन गया। लेकिन आम लोग नहीं जानते कि टाटा का जन्म औद्योगिक क्रांति से जुड़ा था, क्योंकि इंग्लैंड की मशीनें लौह इस्पात की भूखी थी। विश्व भर में स्टील का उपयोग बढ़ रहा था। रेल, पुल, जहाज, स्टील की मांग चरम पर थी। टाटा ने यह समझ लिया कि स्टील के बिना आधुनिक भारत संभव नहीं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के बीच अनेकों बाधाओं के बावजूद एक भारतीय उद्योग का निर्माण किया जो पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगा। भारतीय उद्योग के 3 महान स्तंभ, स्वदेशी आंदोलन प्लस टाटा जैसे उद्योगपति प्लस शिक्षित भारतीय युवा, इन तीनों ने मिलकर औद्योगिक पुनर्जन्म की नींव रखी। पहला स्तंभ, भारतीय छात्रों का जागरण। भारत के युवा जो पहले प्रशासन के लिए पढ़ते थे, अब विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र की ओर मुड़ने लगे। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, IISc, जिसे भी टाटा ने दान दिया, इलाहाबाद और बॉम्बे की तकनीकी संस्थाएं। ये संस्थाएं भारत में मशीनों, उद्योगों और नई तकनीक की भाषा का विकास कर रही थी। दूसरा स्तंभ, नवोदित भारतीय उद्योग। भारत के कोने कोने में छोटे छोटे भारतीय उद्योग उभरने लगे। मिले, कागज कारखाने, चीनी मिलें, हथकरघा पुनर्जागरण, खादी आंदोलन, कश्मीर और गुजरात के शिल्प केंद्र। लोग अब सिर्फ ब्रिटिश माल का बहिष्कार नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर रहे थे। तीसरा स्तंभ, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की औद्योगिक समझ। गांधी, नेहरू, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो, टैगोर, इन सबके विचार अलग थे, लेकिन एक बात पर ये सभी सहमत थे, भारत को आधुनिक उद्योग की जरूरत है। गांधी ने चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया, जबकि नेहरू ने बड़े उद्योगों को आधुनिकता का प्रतीक माना। यही विविध सोच बाद में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाती है। टेक्सटाइल उद्योग पुनर्जन्म की पहली किरण। भारत का सबसे बड़ा घाव था कपड़ा उद्योग का पतन, लेकिन वहीं से भारत ने पुनर्जन्म भी शुरू किया। बॉम्बे में पावर लूम, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले, खादी और हस्तकरघा का राष्ट्रीय पुनरुद्धार, स्वदेशी मिले, भारतीय व्यापार का पुनर्संगठन। कुछ ही दशकों में भारत फिर से कपड़ा उत्पादन का केंद्र बनने लगा। औद्योगिक क्रांति का नया दौर, मशीनें भारत में लौटती हैं। जब तक ब्रिटिश शासन समाप्त होने को था, भारत में मशीनें रोजाना नई जगह पा रही थी। बिजली घर, ट्राम, स्टीम इंजन, उत्पादन इकाइयां, खनन उद्योग, रेलवे इंजीनियरिंग, बंदरगाह। भारत अब सिर्फ अवधारणा में नहीं, बल्कि वास्तविकता में औद्योगिक युग का हिस्सा बन चुका था। स्वतंत्रता संग्राम में उद्योग की भूमिका। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ आंदोलन की वजह से मिली, लेकिन सच्चाई यह है, अगर भारतीय उद्योग,
भारतीय पूंजी, भारतीय तकनीकी वर्ग और भारतीय व्यापार जागना उठता, तो स्वतंत्र भारत आर्थिक रूप से खड़ा नहीं हो पाता। भारतीय उद्योग ने आंदोलन को आर्थिक शक्ति दी, नेताओं को सहारा, प्रिंटिंग प्रेस, शिक्षा संस्थान, युवाओं की जागरूकता, आत्मनिर्भरता का भाव, स्वतंत्रता की लौ जलाने में उद्योग का योगदान असीम है। भाग 3 का सार। भाग 3 वह खंड है जहां भारत विनाश से उठकर पुनर्जन्म लेता है, स्वदेशी आंदोलन उठता है, टाटा स्टील देश की रीढ़ बनता है, खादी और करघा आंदोलन आत्मनिर्भरता जगाता है, युवा तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, भारत की औद्योगिक परंपरा लौटने लगती है। यह वह दौर था जब भारत ने पहली बार कहा, हम सिर्फ साम्राज्य नहीं, एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनेंगे। भाग 4 स्वतंत्र भारत का औद्योगिक पुनर्निर्माण। भारत का नया सवेरा, स्वतंत्रता और उद्योग का जन्म। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी सिर्फ राजनैतिक नहीं होती। असली आजादी तब आती है जब कोई देश आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता के साथ ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक टूटी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करना। खेती जर्जर, उद्योग बिखरे हुए, बुनकरों की हालत खराब, मशीनें पुरानी, ऊर्जा का संकट, उत्पादन लगभग ठप, गांवों में रोजगार नहीं, शहरों में अव्यवस्था, तकनीकी शिक्षा कम, वैज्ञानिक सोच कमजोर। भारत आजाद था, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। और इसी परिदृश्य में भारत के नेताओं ने एक नया सपना देखा, एक नया औद्योगिक भारत। नेहरू, आधुनिक भारत के औद्योगिक वास्तुकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय औद्योगिक क्रांति के वास्तुकार माने जाते हैं। उन्होंने यह समझ लिया था कि भारत को विजन चाहिए, एक ऐसा ढांचा जो आने वाली सदियों तक टिक सके। नेहरू का औद्योगिक मॉडल 3 स्तंभों पर खड़ा था। 1. बड़े उद्योग राष्ट्र की रीढ़। नेहरू ने कहा, भारत को भारी उद्योग चाहिए। क्यों? क्योंकि भारी उद्योग किसी भी आधुनिक राष्ट्र की नींव होते हैं। इस्पात, मशीनें, कोयला, तेल, ऊर्जा, परिवहन, रसायन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हें निजी उद्योग नहीं खड़ा कर सकता था। इसलिए PSUs बनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। भारत के पहले विशाल उद्योग जन्म लेते हैं। भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील, दुर्गापुर स्टील, भेलपुर की फैक्ट्रियां, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, HMT, ONGC, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हाल, DRDO, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कोयला इंडिया। ये सिर्फ कंपनियां नहीं थी, ये आधुनिक भारत के इंजनों की तरह थी। इन्हीं ने भारत के लिए मशीन, बिजली, रेल, विमान, सड़कें सब तैयार किया। 2. ऊर्जा क्रांति। बिजली भारत की धड़कन। एक देश का विकास उसके ऊर्जा स्तर से मापा जाता है। नेहरू युग में बिजली उत्पादन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। डैम बनाए गए, और वे सिर्फ बांध नहीं थे, वे आधुनिक भारत के मंदिर कहलाए। भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, टिहरी, नागार्जुन सागर, साबरमती, रिहंद, इनसे बिजली भी बनी। कृषि में सिंचाई बढ़ी और उद्योगों को ऊर्जा मिली। 3.
तकनीकी शिक्षा आईआईटीज का जन्म। भारत को इंजीनियर चाहिए थे जिन्हें दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक समझ हो। इसलिए 1950-60 के दशक में भारत ने आईआईटीज की स्थापना शुरू की। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। ये संस्थान भारत को वैज्ञानिक भारत की ओर ले जाने वाले दीपस्तंभ बने। कृषि और उद्योग का नया सामंजस्य, हरित क्रांति। 1960 का दशक भारत के लिए संकट लेकर आया। अनाज की कमी, सूखा, अकाल। लेकिन इसी दौर में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से नई किस्मों के बीज, बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट, उर्वरकों का उपयोग, मशीनों का प्रवेश, ट्रैक्टर, थ्रेशर, आधुनिक कृषि विज्ञान। कृषि अब एक उद्योग बन रही थी। जहां पहले हल और बैल थे, अब वहां ट्रैक्टर दौड़ रहे थे। यह भारत की भोजन सुरक्षा नहीं थी, यह भारत के औद्योगिक विकास की नींव थी। 1980 से 1990 का दशक, उद्योग और तकनीक की नई लहर। कंप्यूटर दुनिया बदल रहा था, टेलीकॉम तेजी से बढ़ रहा था, नई कंपनियां बन रही थीं। भारत में भी परिवर्तनों की शुरुआत हुई। टेलीफोन सेवाएं, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रियां, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बढ़ोतरी, कंप्यूटिंग केंद्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेट्रो रेल की योजनाएं। भारत धीरे धीरे आधुनिक विश्व का हिस्सा बन रहा था। लेकिन फिर आया 1991 और यह वर्ष भारत के लिए औद्योगिक इतिहास का सबसे भूकंपीय वर्ष था। 1991 की उदारीकरण क्रांति, भारत की आधुनिक औद्योगिक उड़ान। 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा लगभग खत्म, कर्ज बढ़ा, उद्योग ठप पड़ रहे, महंगाई बढ़ रही, निवेश नहीं आ रहा। ऐसे में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत की पूरी दिशा बदल दी। इसका नाम था नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। इस नीति के 3 बड़े स्तंभ थे। 1. लाइसेंस राज का अंत, 1947 से 1990 तक। भारत में एक उद्योग लगाने के लिए दर्जनों सरकारी लाइसेंस लेने पड़ते थे। इस प्रणाली को कहा जाता था लाइसेंस राज। 1991 में इस जंजीर को तोड़ दिया गया। अब कोई भी साधारण प्रक्रिया में उद्योग खोल सकता था। देश का दम घोंटने वाला लाल फीताशाही तंत्र टूट गया। 2. विदेशी निवेश का स्वागत। भारत ने पहली बार कहा, आओ भारत में निवेश करो। विदेशी कंपनियां आईं, नई तकनीक आई, उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, निर्यात बढ़ा, सेवा उद्योग बढ़ा। भारत विश्व में खुल चुका था। 3. सरकारी कंपनियों का निजीकरण और आधुनिकीकरण। पीएसयूज को सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ निजी हाथों में गईं, कुछ आधुनिक बनी, कुछ वैश्विक कंपनियों से मुकाबला करने लगीं। भारतीय उद्योग अब एक वैश्विक उद्योग बन रहा था। एटी क्रांति, भारत एक डिजिटल महाशक्ति। 1995 से 2020 वह युग है जिसने भारत को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी। एटी सुपर पावर इंडिया, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया। भारत अब टेक्नोलॉजी की भाषा बोल रहा था।
कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये भारत की नई औद्योगिक पहचान बने। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग का विस्फोट। भारत 2000 के बाद ऑटोमोबाइल का वैश्विक केंद्र बन गया। मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, होंडा, हीरो, टीवीएस, अशोक लेलैंड। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार बन गया। कारखाने, पार्ट्स इंडस्ट्री, मैकेनिकल सेक्टर तेजी से बढ़ा। भारत की औद्योगिक क्रांति का आधुनिक अध्याय। आज भारत स्टील में आत्मनिर्भर, ऊर्जा उत्पादन में शक्तिशाली, ऑटोमोबाइल निर्माण में अग्रणी, एटी में विश्व शक्ति, स्टार्टअप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश, अंतरिक्ष तकनीक में तेज, मोबाइल निर्माण में दुनिया का केंद्र। भारत एक नई औद्योगिक क्रांति जी रहा है। एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष उद्योग, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी। भाग 4 का सार। भाग 4 भारत की पुनर्निर्माण से उत्थान की यात्रा है। नेहरू का औद्योगिक मॉडल। भारी उद्योग, बिजली उत्पादन, आईआईटीज, हरित क्रांति, 1991 का उदारीकरण, एटी क्रांति, मैन्युफैक्चरिंग की लहर, आधुनिक भारत की औद्योगिक छलांग। यही वह दौर है जिसने भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। अध्याय 13, भारत की आधुनिक औद्योगिक दिशा, 1991 के बाद का नया सूर्योदय। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस दौर में जिसने भारत की औद्योगिक कहानी का नक्शा ही बदल दिया। 1991 एक ऐसा साल जिसे आप भारत की औद्योगिक क्रांति का रीस्टार्ट बटन कह सकते हैं। भारत आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा 6 दिन की भी नहीं बची थी, महंगाई बढ़ रही थी, उद्योग जाम हो चुके थे। लेकिन इसी संकट ने खोले उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बड़े दरवाजे। 1991 की क्रांति क्या थी? सरकार ने कहा, अब उद्योग सरकार नहीं, बाजार चलाएगा। लाइसेंस राज हटाया गया। विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति मिली। बैंकिंग, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, एटी में सुधार शुरू हुआ। निजी क्षेत्र को निवेश की आजादी मिली। यही वह बदलाव था जिसने भारत को भारी उद्योगों से निकालकर नई तकनीक और नई अर्थव्यवस्था की ओर धकेला। अध्याय 14, एटी क्रांति। भारत ने दुनिया को कोड करना सिखाया। 1990 के बाद भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उभरा? एटी, सूचना प्रौद्योगिकी। भारत ने न सिर्फ अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को डिजिटल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। क्यों लगी एटी में इतनी तेज आग? अंग्रेजी बोलने वाले युवा, कम लागत, दिमाग तेज, कंप्यूटर इंजीनियरों की बढ़ती संख्या, अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का आउटसोर्सिंग। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सिर्फ 3 कंपनियां नहीं, ये भारत की नई औद्योगिक पहचान है। आज भारत हर साल लाखों करोड़ों डॉलर एटी से कमाता है। हम दुनिया के बैकबोन कोडर्स बन चुके हैं। और यही असली आधुनिक औद्योगिक क्रांति थी, जहां मशीनें नहीं, दिमाग के सीपीयू काम कर रहे थे। अध्याय 15, मोबाइल इंटरनेट क्रांति। भारत बना डिजिटल महाशक्ति। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, वह जितना पावरफुल है, उतना ही आज से 30 साल पहले सुपर कंप्यूटर भी नहीं था। भारत 2010 के बाद एक नई औद्योगिक लहर से टकराया। स्मार्टफोन, मोबाइल इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट। लेकिन असली विस्फोट हुआ रिलायंस जियो के आने के बाद।
2016 में जब इंटरनेट लगभग फ्री हो गया, तब भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल समाज बन गया। मोबाइल इंटरनेट ने क्या बदला? गांव-गांव में डिजिटल शिक्षा, छोटे दुकानदार भी यूपीआई से पेमेंट लेने लगे। यूट्यूब क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स की एक नई सेना तैयार हुई। लाखों स्टार्टअप खड़े हुए। ओटीटी और ऑनलाइन बिजनेस फटाफट बढ़े। इस नए दौर ने साबित कर दिया, औद्योगिक क्रांति सिर्फ फैक्ट्री में नहीं होती, कभी कभी मोबाइल के अंदर भी होती है। अध्याय 16, स्टार्टअप इंडिया, नई पीढ़ी के नए उद्योग। भारत में युवाओं ने सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढी, बल्कि नौकरियां बनाने की ठान ली। 2016 में लॉन्च हुआ स्टार्टअप इंडिया मिशन, और कुछ ही सालों में भारत बन गया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश। 100+ यूनिकॉर्न, लाखों करोड़ रुपए की वैल्यू वाले उद्योग। ओला, ओयो, ज़ोमैटो, बिजूस, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये सभी भारत की आधुनिक औद्योगिक क्रांति के नए चेहरे हैं। यह पहली बार हुआ कि एक लैपटॉप और एक आइडिया से अरबों का बिजनेस बन सकता है। अध्याय 17, मेक इन इंडिया और नई घरेलू उत्पादन क्रांति। 2014 में एक और बड़ा कदम, मेक इन इंडिया अभियान। उद्देश्य साफ था, भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना। इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में बूम। भारत आज मोबाइल बनाने में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऑटोमोबाइल का तेजी से विस्तार। टोयोटा से महिंद्रा, भारत दुनिया की कार फैक्ट्रियों का बड़ा केंद्र बन रहा है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता। अब भारत खुद बंदूक, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें बना रहा है। 100+ नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें। देश भर में औद्योगिक कॉरिडोर बन रहे हैं। मेक इन इंडिया ने औद्योगिक विकास को फिर से चमका दिया। अध्याय 18, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, सौर ऊर्जा और भविष्य की फैक्ट्रियां। हम यह समझ चुके हैं कि भविष्य तेल और कोयला वाला नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी वाला है। भारत इसमें दुनिया का सबसे तेज भागने वाला देश बन चुका है। सबसे बड़े सोलर पार्क, दुनिया का सबसे सस्ता सौर ऊर्जा उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति, बैटरी उद्योग का तेज विस्तार। भविष्य में फैक्ट्रियां होंगी रोबोट पर चलने वाली, 100% ग्रीन एनर्जी वाली, एआई से ऑटोमेटेड, बिजली की खपत में 80% कम। और भारत इन फैक्ट्रियों को बनाने की दौड़ में शामिल है। अध्याय 19, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई औद्योगिक क्रांति। अब दुनिया एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई नई औद्योगिक क्रांति का इंजन है। यह सीधे सीधे बदल देगा स्वास्थ्य उद्योग, शिक्षा उद्योग, परिवहन उद्योग, ऑटोमोबाइल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बैंकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, एटी, कोड जनरेशन, खेती, स्मार्ट फार्मिंग, मीडिया, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, वीडियो जनरेशन। यानी भविष्य की क्रांति का नाम है एआई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और भारत का लक्ष्य है दुनिया के सबसे बड़े एआई देशों में शामिल होना। अध्याय 20, भारत की 250 साल की औद्योगिक यात्रा, एक सार। अब इस पूरी किताब का सार सुनिए। एक ऐसी यात्रा जिसका हर कदम एक कहानी है। 1757 से 1800, भारत की उद्योग समृद्धि को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा। 1800 से 1857, भारत के उद्योग जानबूझकर नष्ट किए गए। इंडस्ट्रियल ड्रेन शुरू हुआ। 1857 से 1900, रेलवे और डाक का निर्माण, लेकिन उद्योग अंग्रेजों के हित में। 1900 से 1947, भारतीय उद्योगपति उभरने लगे। टाटा,
बिरला, किर्लोस्कर। 1947 से 1991। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र। 1991 से 2010। उदारीकरण, बाजार खुला। निजी उद्योग तेजी से बढ़े, एटी क्रांति। 2010 से 2025। मोबाइल इंटरनेट विस्फोट, डिजिटल भारत। 2016 से 2025। स्टार्टअप इंडिया प्लस मेक इन इंडिया, नई औद्योगिक ऊर्जा। अध्याय 21, भविष्य का भारत, आने वाली औद्योगिक क्रांतियां। भविष्य का भारत अब ऐसा होगा। एआई आधारित उद्योग, रोबोटिक्स, चंद्रमा और मंगल उद्योग, क्वांटम कंप्यूटिंग, फैक्ट्रियां, 6G आधारित स्मार्ट शहर, इलेक्ट्रिक प्लस हाइड्रोजन वाहनों की क्रांति। भारत दुनिया के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। और आने वाले 25 साल भारत की सबसे तेज औद्योगिक वृद्धि के साल होंगे। अध्याय 22, निष्कर्ष, भारत की औद्योगिक आत्मकथा। भारत की यह कहानी सिर्फ फैक्ट्रियों की नहीं, यह कहानी है संघर्ष की, हार और जीत की, लूट और पुनर्जन्म की, ज्ञान और तकनीक की। भारत का उद्योग मरा भी, खड़ा भी हुआ और आज दौड़ भी रहा है। यह कहानी बताती है, भारत को कोई रोक नहीं सकता जब भारत खुद आगे बढ़ने की ठान ले। आपके चैनल का प्रमोशन, स्ट्रॉन्ग आउट्रो। अगर आप भारत के इतिहास, विज्ञान, उद्योग, दर्शन और महानताओं को रोचक कहानी के रूप में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऋक्सज्ञानगंगा को अभी सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और फॉलो करें। आपकी एक क्लिक हमें प्रेरणा देती है कि हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें।